हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के क्लास 12 के जो बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं अकाउंटेंसी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनकी वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में जो आप प्रिपरेशन कर चुके हैं उसका रिविजन भी हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, तो इसलिए वीडियोज को जरूर से देखिएगा। बिजनेस स्टडीज की भी अलग से वीडियोज आ रही है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम आपका हुआ है उसके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपके अलग अलग एयर वाइज लेकर के मैं आऊंगी, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर भी तैयार कर लीजिए। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए इजी रहेगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो साझेदारी में पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर जब इंटर करता है तो वहां पर किस किस तरह से अकाउंट्स रखे जाते हैं, क्या एंट्रीज होती हैं, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, वो आज की वीडियो में आपके रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब लाभ में नए स्वीकृत भागीदार के हिस्से के लिए कोई स्पष्ट समझौता नहीं होता है तो पुराना साझेदार नए साझेदार के हिस्से में योगदान देंगे। When there is no express agreement for new admitted partners share in profit, the old partners will contribute to new partners' share. In capital ratio, equally, old profit loss sharing ratio, none of these. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने आपस में कोई भी एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया है, कोई स्पष्ट समझौता नहीं है आपस में उनमें। तो जब नया पार्टनर कोई भी एडमिट कर रहा है, यानी कि इंटर हो रहा होता है किसी साझेदारी में, किसी पार्टनरशिप में, तो वहां पर उसको जो लाभ है वो किस अनुपात में दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पुराने साझेदार होते हैं तो नए साझेदार में कुछ योगदान देंगे अपने हिस्से का, तभी जो है नए साझेदार जो होगा उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो अपने पुराना जो उनका शेयर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है ओल्ड, उसमें से कुछ अपना हिस्सा जो होता है उसको सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस में से देते हैं, तो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से देते हैं। और जितना हिस्सा दिया जाता है वो कहलाता है सैक्रिफाइस किया हुआ उनका, तो वो रेशियो जो आएगा कितना दिया है वो सैक्रिफाइस में रेशियो बन जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ख्याति एक संपत्ति है और ऐसी संपत्ति का कोई भी पुनर्मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? Goodwill is an asset and any revaluation to such an asset must be effected through revaluation account, realization account, partners capital account, profit and loss, appropriation account। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ख्याति एक संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? जैसे हमने देखा था कि ये आपकी इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति। आप इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संपत्ति है और ऐसी संपत्ति का कोई भी पुनर्मूल्यांकन जब हम इसका रिवैल्यूएशन करते हैं तो किसके माध्यम से किया जाता है? वो रिवैल्यूएशन, ये आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाता, साझेदार का पूंजी खाता, लाभ और हानि विनियोग खाता। तो ऐसी जो संपत्ति होती है, जो ख्याति है, उसका पुनर्मूल्यांकन किसके माध्यम से होता है? साझेदार के पूंजी खाते के माध्यम से होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि जो भी नया पार्टनर आता है तो साथ में जो ख्याति की राशि अपने लेकर के आएगा, उसका जो भी लेखांकन होगा वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं बाकी के, उनके कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो रिवैल्यूएशन होता है उसी के माध्यम से होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी के बीच पुराना अनुपात 3:2 है। सी ने स्वीकार किया कि 1/5वें हिस्से में ए द्वारा त्याग किया जाएगा। नया अनुपात होगा ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर टू बी सैक्रिफाइस्ड बाय ए। द न्यू रेशियो शैल बी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनका रेशियो कितना था? 3:2 का था। सी ने स्वीकार किया है कि वो 1/5वें हिस्से के में ए द्वारा त्याग, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, वो ए कर रहा है। और कितना करेगा? 1/5वां हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर किससे ले रहा है? सी ए से ले रहा है। तो नया अनुपात जो निकालेंगे तो उसे हम पूरे इसका सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए से सिर्फ हिस्सा लिया जा रहा है, तो ए का रेशियो कितना था? 3:2 था, यानी कि ए का अगर हम शेयर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5 हो जाएगा। अब ये कितना हिस्सा दे रहा है? 1/5 हिस्सा दे रहा है। तो हमारे पास कितना बचा? तो हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि नीचे के हर बराबर ही है, तो डायरेक्ट आप जो है माइनस कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2/5। अब ए के पास कितना हिस्सा बचा है? 2/5।
बी का कितना हिस्सा है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है 3:2 था, तो यहाँ पर बी के पास जो शेयर बचेगा वो 2/5 हो जाएगा, और सी ने कितना लिया है, तो अभी क्वेश्चन में हमें बताया गया 1/5। तो यहाँ पर अब जो नया रेशो निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये नया रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रवेश के समय संपत्ति और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज मेड फॉर द benefit of all partners who sacrifice their share in profit, mutual benefit of old and new partners, benefits of old partners, benefit of new partner admitted। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब नया पार्टनर जो होता है वो इंटर करता है किसी साझेदारी में, तो जितनी भी एसेट संपत्तियां देनदारियां होती हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, उनका पुनः मूल्यांकन होता है। तो किस लिए किया जाता है? लाभ में अपने हिस्से का त्याग करने वाले पुराने साझेदारों के लाभ के लिए, पुराने और नए साझेदार के लाभ के लिए, पुराने साझेदारों के लाभ के लिए, या फिर स्वीकृत नए साझेदार के लाभ के लिए। तो जब नया पार्टनर कोई आता है, तो जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कुछ हिस्सा जो था वो ए ने अपना प्रॉफिट का शेयर किया, उसको दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इसलिए जो नया साझेदार आता है तो जितनी भी पहले से एसेट्स होती हैं या फिर जो भी लायबिलिटीज होती हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे कि जो भी प्रॉफिट निकल करके आता है यानी कि जो भी रिवैल्यूएशन से हमारा प्रॉफिट निकल करके आएगा उसे हम पुराने साझेदार जो होते हैं, या फिर अगर लॉस होता है तो उस लॉस को भी, जैसे कि जो नया साझेदार जब एंटर करे तो उसको पर इस तरह समझ लीजिए कि उसे किसी भी तरह का हानि या फिर लाभ का सामना नहीं करेगा। जो पुराने साझेदार हैं ऑलरेडी उनको दे दिया जाएगा, तो चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही क्या होता है, जो पुराने साझेदार होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पुराने और नए साझेदारों के लाभ के लिए, दोनों के ही बेनिफिट के लिए रिवैल्यूएशन किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब नया पार्टनर कोई इंटर करता है किसी साझेदारी में, तो वहां पर कौन सा अकाउंट खोला जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमन और अमोल 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। वे अतुल को 1/4 भाग के लिए स्वीकार करते हैं, जो ख्याति के रूप में 6,000 रुपए लगता है। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य है। अमन और अमोल are partners in the ratio of 2:1. They admit Atul for 1/4 the share, who brings 6,000 as goodwill. Total value of goodwill of the firm। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन और अमोल जो थे वो 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, और वे अतुल को 1/4 भाग के लिए नया पार्टनर बना रहे हैं। तो जो ख्याति के रूप में कितना पैसे ला रहा है, 6,000 रुपए ला रहा है। तो अब फर्म की ख्याति का कुल मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कुल मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। 1/4 भाग के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो कुल मूल्य अगर हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो, क्योंकि आपके कैपिटल और से बताई नहीं गई है, तो जो 6,000 रुपए यहाँ पर दे रखे हैं, तो 6,000 क्या है, ये उसकी गुडविल का हिस्सा है जो वो लेकर के आया था, जो कि 1/4 था, यानी कि एक हिस्सा उसका है। तो यहाँ पर 4 हिस्से कितने के होंगे, तो 6,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो चारों का हिस्सा पता चल जाएगा कि टोटल फर्म की ख्याति कितनी हो जाएगी, 24,000। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे रखी होती अमन और अमोल जो है उनकी भी कैपिटल उन्होंने कितनी लगाई थी, तो वहां पर हम उनकी कैपिटल जो थी निकाल लेते, उसके बाद उसमें से ऐड करते और फिर लेस कर देते ख्याति इनकी, तो पता चल जाती, या ऐड कर देते, क्योंकि यहाँ पर अलग से नहीं बताया, तो उसमें ऐड कर देते तो हमें पता चलता है कि टोटल गुडविल कितनी है। लेकिन यहाँ पर इनका कैपिटल को नहीं बताया है, तो डायरेक्टली हम उसको निकाल लेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुनः मूल्यांकन खाता है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पुनः मूल्यांकन खाता है वो किस तरह का अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। पुनः मूल्यांकन खाता क्या है, व्यक्तिगत खाता, वार्षिक खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही है कि अकाउंट 3 तरह के होते हैं, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, वो नाममात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अचल संपत्तियों के मूल्य में कमी को कहा जाता है। डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। जो अचल संपत्ति यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनके वैल्यू में अगर कुछ कमी आ रही है तो वो कमी क्या कहलाती है, मूल्यह्रास, हानि, व्यय या फिर लाभ। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः मूल्यांकन खाते पर लाभ या हानि की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल हेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नन ऑफ दिस। तो पुनः मूल्यांकन खाता जो है उस पर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो उसे किस में ट्रांसफर करते हैं? जो पुराने साझेदार होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायित्व में कमी, डिक्रीजमेंट इन लायबिलिटी इज लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, गेन। कि दायित्व में कमी हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या है? हानि है, लाभ है, व्यय है, या फिर गेन, मतलब कि हो जाता है कि एक्स्ट्रा को चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर दायित्व में कमी क्या हो जाएगी? दायित्व में कमी है अगर जो लायबिलिटीज है वो कम हो रही है, मीन्स प्रॉफिट है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हानि नहीं होगी, हानि तो तब होती कि आपकी जो दायित्व थे वो बढ़ रहे होते, लेकिन यहाँ पर दायित्व बढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर दायित्व आपके कम हो रहे हैं, लायबिलिटीज आपकी कम हो रही, मीन्स क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव रहेगा। द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, इन दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो जो साझेदारों का पार्टनर्स होता है उनका जो करंट अकाउंट होता है, तो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि दो तरह से वो अपने अकाउंट्स रखते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक फिक्स मेथड होता है, एक आपका फ्लक्चुएटिंग होता है। जो फिक्स मेथड होता है उसमें आपके दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करंट अकाउंट बनता है। तो वहां पर जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसका जो शेष होता है वो हमेशा क्रेडिट शेष रहता है, वहां पर हमेशा क्रेडिट शेष ही दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है उसका जो शेष रहेगा वहां पर डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइदर ऑफ ऑप्शन सी हो जाएगा, आइदर ऑफ दीज टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए साझेदारों को भविष्य में डैश को साझा करने का अधिकार है। न्यू पार्टनर्स हैज द राइट टू शेयर डैश इन फ्यूचर, ओनली प्रॉफिट, ओनली लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो न्यू पार्टनर्स होते हैं उनको किस चीज का राइट रहता है फ्यूचर में? तो न्यू पार्टनर जो है केवल लाभ में, केवल हानि में, लाभ और हानि में। तो यहाँ पर कोई भी पार्टनर नया आ रहा है, शामिल हो रहा है, तो उसको लाभ और हानि दोनों में ही, लाभ होगा तब भी उसका हिस्सा रहेगा और किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है तो भी उसका हिस्सा रहता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति और दायित्व चिट्ठे में उनके डैश पर दिखाई देती रहती है। द एसेट एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू अपीयर एट देयर डैश इन बैलेंस शीट, मार्केट वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। यानी कि जो संपत्तियां हैं या फिर जो दायित्व हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, किस वैल्यू पर, किस मूल्य पर दिखाया जाता है? तो उन्हें ओल्ड वैल्यू पर दिखाया जाता है। जो उनकी पुराना मूल्य होता है, जिस मूल्य पर उनको खरीदा गया होता है, उस मूल्य पर दिखाया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फर्म के भागीदार बन सकते हैं। फॉलोइंग कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ ए फर्म। फर्म कोई इंडिविजुअल, माइनर, ऑल ऑफ दीज। तो फर्म के साझेदार कौन बन सकता है? तो यहाँ पर फर्म का साझेदार की अगर हम बात करें तो कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है और कोई माइनर, नाबालिग व्यक्ति भी जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, वो भी पार्टनर बन सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पर चीज ध्यान रखिएगा, अगर माइनर है, नाबालिग है, तो वहां पर वो लाभ के लिए हिस्सेदार बनाया जाता है, उसे प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन लॉस जो होता है उसका शेयर उसे नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो हिस्सेदार बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः मूल्यांकन खाते को डैश के रूप में भी जाना जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पेन एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, पुनः मूल्यांकन खाता होता है, उसे और किस नाम से हम जानते हैं? लाभ हानि विनियोग खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, वसूली खाता में से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिखित संपत्तियों या देनदारियों को अंतरित किया जाता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलिखित संपत्तियां या फिर देनदारियां हैं, ऐसी संपत्तियां, ऐसी एसेट्स या फिर ऐसी लायबिलिटीज जो कि रिकॉर्ड नहीं है,
जो हमने अकाउंट्स बनाए थे उनको उसमें रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसे हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? सरदारों के पूंजी खाते में, पुनः मूल्यांकन खाते में, लाभ और हानि खाते में, सरदार के चालू खाते में। उसे हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते में दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है तो शेष में प्रदर्शित होने वाली सामान्य संचिति का शेष प्रवेश के समय चिट्ठे के धनी पक्ष में दिखाया जाता है। When a new partner is admitted, the balance of general reserve appearing in the balance sheet at the time of admission is stated to, यानी कि जब कोई नया पार्टनर है, इंटर कर रहा है, तो वहाँ पर जो जनरल रिजर्व अगर है दे रखे हैं जो बैलेंस शीट में, तो उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, उसे किस चीज में क्रेडिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर जनरल रिजर्व है या किसी भी तरह की और भी कोई संचितियां होती, वो रिजर्व्स होते हैं, तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? तो वहाँ पर जो कैपिटल जो पुराने साझेदार होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। चाहे वो ख्याति हो, चाहे वो आपकी कोई जनरल रिजर्व हो, कोई फंड हो, तो उसका शेष जो होता है तो उसको जो पुराने साझेदार होते हैं उनके खाते में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नया साझेदार ख्याति के लिए नगद राशि लाता है तो राशि को धनी पक्ष में दिखाया जाता है। When the new partners bring cash for goodwill, the amount is credited to revaluation account, cash account, premium for goodwill account, realization account। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल ला रहा है कैश में। तो एक ध्यान रखिएगा, जब गुडविल वो कैश में लाता है तभी उसे हम जो दिखाते हैं अकाउंट से होते हैं उसमें। तो अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, कहाँ पर उस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है, तो उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कहें कि क्या जनरल एंट्री होती है पूरी, तो इसमें क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट जो होता है वो इस तरह समझ सकते हैं, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है और जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नए साझेदार को साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है। न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो नए साझेदार को साझेदारी में प्रवेश किसकी सहमति से या कब या किस तरह से दिया जा सकता है? कि किसी भी साझेदार की सहमति से, साझेदारों के बहुमत से, या सभी साझेदारों की सहमति से, या फिर 2/3 पुराने साझेदारों की सहमति से। तो कैसे दिया जा सकता है? सभी साझेदार जब सहमत होते हैं उसके लिए, जब सारे पार्टनर्स जो का कंसेंट होता है तभी नए साझेदार को एंट्री दी जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम जो गुडविल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको भी देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर से देखिएगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।